Good afternoon, everyone. This is Ritika Module from the Department of Electronics and Communication Engineering, Upsali Polytechnic, and our subject of interest is the digital communication system. And today we will discuss about uh, DPCM, that is differential pulse code modulation, and if possible, we'll also discuss about intersymbol interference, and it's 1st of February 2022. So let's start. Everyone, please join class. I'm waiting. Okay. Just want for students to join. बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो राहुल, जल्दी सबको ज्वाइन करने बोलो। राहुल सलोनी सभी को जल्दी ज्वाइन करने के लिए बोलो। यस मैम। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज नोन एज DPCM, दैट इज डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन ये एक नया टॉपिक है। लास्ट से हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, और ये जो अलग अलग मॉड्यूलेशन, ये जो ओके, तो डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है? इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन जो था वो भी एक काइंड ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन था, और एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन जो है वो भी वन काइंड ऑफ डेल्टा पल्स कोड मॉड्यूलेशन है। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन का जो वेरियस टॉपिक्स है या फिर पल्स कोड मॉड्यूलेशन का जो अलग अलग स्कीम्स के बारे में हम लोग कर रहे हैं, इसमें बेसिकली एक स्कीम से जो दूसरा स्कीम है वो बेसिकली एडवांटेजेस है। मतलब जो पहला स्कीम है वो डेल्टा मॉड्यूलेशन है। डेल्टा मॉड्यूलेशन में जब हम लोग करते हैं तो क्या है कि PCM का नॉर्मल जो मेरा पल्स कोड मॉड्यूलेशन है उसका जो प्रॉब्लम्स है, उसका जो ड्रॉबैक्स है, उसको ओवरकम करके हम लोग डेल्टा मॉड्यूलेशन का टेक्निक्स को यूज करते हैं। और डेल्टा मॉड्यूलेशन का
टेक्निक को यूज करके उसका जो ड्रॉबैक्स है उसको हम लोग ओवरकम करते हैं। वैसे ही एडेप्टिव डेल्टा में भी सेम है कि डेल्टा मॉड्यूलेशन का जो भी कॉम्प्लिकेसीज है उसको हम लोग थोड़ा और रेक्टिफाई करके जो टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक या फिर पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक का हम लोग यूज किए हैं वो हो गया मेरा एडेप्टिव डेल्टा। तो डिफरेंशियल डेल्टा डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है वो क्या है बेसिकली कि ये जो है ये एक हाईली करेक्टेड सिग्नल है, ठीक है, जिससे क्या है जो मेरा सैंपल्स होता है जो मेरा डीपीसीएम होता है, डीपीसीएम का जो सिग्नल है इस पे हम लोग क्या देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग लेते हैं तो मेरा क्या है जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक में मेरा क्या होता है कि जो मेरा मैसेज सिग्नल है वो मैसेज सिग्नल मेरा एनालॉग डिजिटल मैसेज सिग्नल है और जो मेरा कैरियर सिग्नल है वो भी मेरा क्या है एक डिजिटल कैरियर सिग्नल है। तो और पर हम लोग को क्या पता है कि जो मेरा ये होता है कोई भी सिग्नल जो भी नेचुरली नेचर में जनरेट होता है वो सिग्नल क्या होता है एक एनालॉग सिग्नल होता है और हम लोग को क्या करना पड़ता है उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटली कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ड्यू टू दिस कन्वर्शन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल क्या होता है कि उसमें बहुत सारे हम लोग को पहले सैम्पलिंग करना पड़ता है, सैम्पलिंग करने के बाद क्वांटाइजेशन करना पड़ता है। तो ये जो सैम्पलिंग हम लोग को करना पड़ता है या फिर जो उसके बाद हम लोग को जो क्वांटाइजेशन करना पड़ता है, क्वांटाइजेशन करने के दौरान हम लोग को क्या होता है कि उस पे हम लोग एक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन करते हैं। मींस जो हर एक सैंपल हम लोग लेते हैं और सैंपल्स भी जो अगर लेते हैं तो वो मेरा फ्लैट टॉप सैम्पलिंग क्योंकि होता है तो उसमें भी जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू हम लोग काउंट करते हैं उस एम्पलीट्यूड के वैल्यू में भी ऑल्दो जो मेरा टोटल सैंपल पीरियड होता है या फिर सैंपलिंग का जो पीरियड होता है एक सैंपल का जो पीरियड होता है उसमें मेरा जो उसका एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आता है पर स्टिल जब हम लोग फ्लैट टॉप सैम्पलिंग करते हैं तो सैंपल्स के लिए हम लोग कोई एक ही लेवल को लेते हैं या फिर कोई एक ही वैल्यूज को हम लोग लेते हैं। उसके बाद जब क्वांटाइजेशन करते हैं तो क्वांटाइजेशन के दौरान उसको हम लोग क्या करते हैं कोई पर्टिकुलर लेवल डिफाइन कर देते हैं या फिर लेवल डिक्लेयर कर देते हैं। तो और समटाइम्स जब भी हम लोग लेवल डिक्लेयर करते हैं तो अगर कोई भी पर्टिकुलर सैंपल अगर वो कोई पर्टिकुलर लेवल में नहीं होता है उस केस में जो सैंपल उसका नियर बाय लेवल में होता है या फिर सबसे नियर बाय जो लेवल होता है उस सैंपल को उस नियर बाय लेवल को डिफाइन कर दिया जाता है या फिर नियर बाय लेवल को अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं वो हाईली करेक्टेड होते हैं। सो दिस इज तो इसीलिए क्या है कि सिग्नल का जो चेंज होता है जो चेंजिंग का जो नेचर होता है वो बहुत फास्ट चेंजिंग नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो इसीलिए जो सैंपल्स का वैल्यू होता है नेक्स्ट सैंपल्स में ज्यादा डिफर नहीं करता है। एडजेसेंट सैंपल जो होते हैं एडजेसेंट सैंपल का जो इंफॉर्मेशन होता है उसमें थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। तो ये जो थोड़ा बहुत चेंज होता है उसके कारण अगर हम लोग हर एक थोड़ा बहुत चेंज के लिए एक एनकोडेड एक कोड वर्ड बनाएंगे क्योंकि जो मेरा नॉर्मल पीसीएम होता है नॉर्मल पीसीएम में मेरा क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी मेरा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल है दोनों को मिलाने के बाद एक एनकोडर के थ्रू हम लोग उसको पास कराते हैं और एनकोडर के थ्रू जो पास कराते हैं वो एनकोड होके एक कोड वर्ड बनता है। तो अगर ये हम लोग बनाएंगे तो जो मेरा रिजल्टिंग सिग्नल आएगा उसमें क्या होगा कुछ कुछ अनवांटेड सिग्नल्स भी आ जाएंगे क्योंकि जो चेंज है वो चेंज बहुत माइनूट चेंज है। तो ये जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन है ये अनवांटेड इंफॉर्मेशन को हम लोग रिमूव करके या फिर अनवांटेड इंफॉर्मेशन को काउंट ना करके भी जिस टाइप ऑफ
कोड, और ऑब्वियसली अगर ज्यादा अनवांटेड सिग्नल्स रहेंगे या फिर अनवांटेड इंफॉर्मेशन रहेगा तो उसके लिए क्या होगा, मेरा जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ का अनवांटेड एक्युमुलेशन होगा, या फिर जो मेरा बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ को हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग प्रॉपरली उसको यूज नहीं करेंगे, उसका अननेसेसरी यूज होगा। तो इसी के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा डीपीसीएम होता है, यही सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके जो टाइप ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, दैट इज ओनली नोन एज द डीपीसीएम। ओके, तो देखो क्या लिखा गया है कि इट मे बी ऑब्जर्व दैट द सैंपल्स ऑफ अ सिग्नल आर हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर। अच्छा, उसके लिए थोड़ा हम डायग्राम को नीचे दिखाना चाहेंगे। देखो यहाँ पे डायग्राम है, ये जो ऊपर वाला मतलब लाइन थोड़ा लाइट आ गया है, ये जो ऊपर वाला डॉटेड लाइन तुम लोग को दिख रहा है, ये मेरा क्या है, एनालॉग मैसेज सिग्नल है। ठीक है, उसके ऊपर जब हम लोग फ्लैट टॉप सैंपलिंग किए हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो जो चेंज हो रहा है हर एक सैंपल्स का, जो फ्लैट पोर्शन है, जो टॉप पोर्शन है, उसमें जो भी सैंपल्स का उसका जो एम्पलीट्यूड में जो भी वेरिएशन है वो बहुत स्मॉल वेरिएशन है। और जो मेरा देखो जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हम लोग देखेंगे, इसमें भी वेरिएशन जो भी है वो बहुत कम है, बहुत मिनिमम वेरिएशन है। ओके, तो उसी चीज को यहाँ पे भी बोला गया है। देखो, it may be observed that the samples of a signal are highly correlated with each other, and this is due to the fact that any signal does not change fast, and this means that value from present sample to the next sample does not differ by large amount. एक सैंपल के साथ दूसरा सैंपल का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, large does not change differ by large amount. The adjacent samples of the signal carry some information. ठीक है, और ऑब्वियसली जो नियर बाई सैंपल्स होगा उसका भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा with a little difference. When these samples are encoded by a standard PCM system, the resulting encoded signal contains some redundant information. बहुत जब उसी सब सिग्नल को एनकोडिंग किया जाता है तो अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है वो भी एनकोड हो जाता है। तो redundant information क्या है in the PCM? Now my question is, what do we mean by redundant information? ठीक है, तो यहाँ पे फिगर से हम लोग को क्या बोला गया है कि फिगर को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा सैम्पलिंग हुआ है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, तो उसमें सैम्पलिंग का जो इंटरवल है वो कितना है, ts है, ट्वाइस ऑफ ts, मतलब ts सेकंड का इंटरवल में उसको लिया गया है, ts टाइम स्लॉट, और कितना देर तक लिया गया है, n नंबर ऑफ ts टाइम स्लॉट्स में लिया गया है। ठीक है, एंड द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज इज सिलेक्टेड टू बी higher than the Nyquist rate, obviously to overcome the effect of अंडर सैम्पलिंग और अलाइजिंग। हम लोग क्या किए हैं, जो मेरा सैम्पलिंग का फ्रीक्वेंसी है उसको हमेशा नाइक्विस्ट रेट से ज्यादा में सेट किया गया है। एंड द सैंपल्स आर एनकोडेड बाय यूजिंग अ 3-bit 7-level PCM। देखो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं जो एनकोड किया गया है हर एक सैंपल को, एक सैंपल में कितना, एक सैंपल का जो कोड वर्ड है, जो एनकोडेड फॉर्मेट है वो कितना है, 3 बिट का है। देखो यहाँ पे है 010 100 101 110 110 करके, और कितना टोटल लेवल्स है, अप टू 7 लेवल्स है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जो लोएस्ट है दैट इज 001,
बेसिकली देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये जो मेरा कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड क्या है, एक 3 बिट का बाइनरी इंफॉर्मेशन है। अगर 7 को हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 को 111, और अगर 1 को लिखें 4 को लिखेंगे 100। तो ये एक 3 बिट का बाइनरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो 3-bit 7-level PCM system. The sample is quantized to the nearest digital label as shown by a small circle in the figure. यहाँ पे जो nearest digital level है उसमें डिफाइन किया गया है। ठीक, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ओके, and the encoded binary values of each sample is written on the top of the samples, and we can observe from the figure that the samples taken at 4ts, 5ts and 6ts are encoded at the same values. देखो यहाँ पे ये जो ऊपर में है, देखो हर एक सैंपल के ऊपर उसका जो कोडेड वर्ड है वो लिखा गया है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो है 1 2 3 4ts में, 5ts में, 6ts में जो भी है, ये तीनों को एक सिंगल वैल्यू में रखा गया है, दैट इज 110। ठीक है, 110 कितना है, उसका लेवल है मतलब 6। ओके, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी कैरिड ओनली बाय वन सैंपल। तो ये जो तीनों जो मेरा सैंपल्स के लिए एक ही लेवल डिफाइन किया गया है, तो ऑब्वियसली उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा डिफाइन करेगा, 110 लेवल को डिफाइन करेगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सेम कोड वर्ड 3 टाइम्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक ही सैंपल में भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जहाँ पे एक ही सैंपल भेजने से या फिर एक ही सैंपल का जो कोड वर्ड है उसको भेजने से मेरा काम चल जाता, उसके जगह पे हम लोग क्या किए हैं, 3 सेकंड का इंटरवल में या फिर जो 3 टाइम स्लॉट्स के इंटरवल में उसको 3 बार भेजे हैं। ठीक है, so the samples are carrying some information means that is redundant, तो इसीलिए क्या है, ये unnecessary है। So we consider another example of samples taken at the 9 and 10 ts। देखो यहाँ पे हम लोग और भी देख सकते हैं, इस जगह पे 9 और 10 ts, यहाँ पे भी देखो सेम है 110 101 एंड 101। यहाँ पे भी ये मेरा redundant इंफॉर्मेशन है या फिर unnecessary इंफॉर्मेशन है। So ये जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है हम लोग के सिग्नल में, जिसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, इसको अगर हम लोग कट आउट कर दे या फिर इसको अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं या फिर इसको हम लोग रिमूव करके हम लोग क्या करते हैं, ताकि सैंपल्स का रिमूव करके उसको अगर हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, तो this type of digital pulse modulation scheme is known as the differential pulse code modulation technique। ठीक है, तो डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेरा अनवांटेड इंफॉर्मेशन कंटेंट है, कोई भी ट्रांसमिटिंग सिग्नल का, जिस सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, उस टाइप ऑफ सिग्नल, उस पर्टिकुलर सिग्नल का जो भी अनवांटेड इंफॉर्मेशन है, उस अनवांटेड इंफॉर्मेशन को हम लोग रिमूव करते हैं, और वो जो स्कीम के अंडर में करते हैं या फिर जो प्रोसेसेस के थ्रू हम लोग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं differential pulse code modulation। okay, so let's see the transmitter। तो ट्रांसमीटर में क्या होगा, ऑब्वियसली पहले एक सैंपल इनपुट सिग्नल देते हैं, एक ऐसा सिग्नल जो कि ऑलरेडी सैंपल है, उसके बाद क्या है, उसको क्वांटाइजर के थ्रू देना पड़ेगा, और उसके बाद इसको एनकोडर के थ्रू देना पड़ेगा। लेकिन डीपीसीएम सिग्नल में मेरा क्या है कि यहाँ पे नीचे एक प्रेडिक्शन फिल्टर लगाया हुआ होता है। प्रेडिक्शन फिल्टर क्या करता है कि वो प्रेडिक्ट करता है कि जो नेक्स्ट मेरा सैंपल है, वो नेक्स्ट सैंपल में जो चेंजेस हो रहा है, इंफॉर्मेशन का चेंजेस है, वो कितना ज्यादा है।
अगर वो ज्यादा नहीं है तो वो क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है और फिर नेक्स्ट में जो एनकोडर का जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट मेरा क्या होता है, एक डीपी सिग्नल का आउटपुट होता है। ओके, सो लेट्स सी क्या बोला गया है यहाँ पे, ये ब्लॉक डायग्राम हम लोग देख सकते हैं। So in fact, the differential pulse code modulation works on the principle of prediction may not be exactly, but it is very close to the actual sample value. और ये जो प्रेडिक्शन फिल्टर है, प्रेडिक्शन फिल्टर में भी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट सैंपल को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऑलमोस्ट वो उसका जो एक्चुअल वैल्यू है उसको वो प्रेडिक्ट कर पाता है। In the transmitter of the differential pulse code modulator, the sampled signal is denoted by XNTS, जिसको हम लोग sampled signal बोलते हैं, and the predicted signal is denoted by XNTS, इस बार NTS, ठीक है। The comparator finds out the difference between the actual sample value and the predicted sample value. जो हम लोग नहीं बोल रहे कि वो जो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वो थोड़ा सा चेंज कौन प्रेडिक्ट करता है, या फिर वो जो थोड़ा सा चेंज है वो कौन डिस्टिंग्विश करता है विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंशिएटर, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज द प्रेडिक्शन एरर एंड इट इज डिनोटेड बाय ENTS। और ये जो स्लाइड चेंज हो रहा है वैल्यू में, दोनों सैंपल्स का वैल्यू में जो स्लाइड चेंज हो रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्रेडिक्शन एरर, या फिर इसको डिनोट किया जा रहा है ENTS, क्योंकि एरर है इसीलिए इसको डिफाइन किया जा रहा है ENTS से। तो इसका अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं that ENTS equals to XNTS minus X bar NTS. Okay. So, thus error is the difference between unquantized input sample and the prediction of its, और उसी का prediction मतलब बिफोर क्वांटाइजेशन जो मेरा सैंपल्स है वो सैंपल और जो होने वाला है सैंपल, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज ओनली नोन एज द एरर। The predicted value is produced by using a prediction filter. Obviously, जो मेरा prediction कर रहा है वो कौन कर रहा है, prediction filter है वो यूज कर रहा है। This signal is called as XQNTS, जो मेरा जब उसका क्वांटाइजेशन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं XQNTS, and this makes the prediction more and more close to the actual sample से। और वो क्या करता है, जो मेरा प्रेडिक्शन है उसको और भी एक्यूरेट करने में मदद करता है। We can observe that the quantized error signal is very small and can be encoded by using small number of bits. Thus, the number of bits per sample are reduced in DPC. ठीक है, तो इसी ऐसे ही करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मेरा टोटल एनकोडेड बिट हो जाता है जो मेरा सिग्नल का, तो ऐसा ही जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स हो जाता है मेरा सैंपल का, by this means we can reduce that, and the quantized output can be written as, obviously quantizer का जो आउटपुट होगा वो कितना हो जाएगा, जो मेरा Q अमाउंट ऑफ हर जो मेरा क्वांटाइजेशन का जो लेवल है उस पे Q अमाउंट ऑफ अगर इंक्रीमेंट होता है तो प्रीवियस जो है एरर सिग्नल है ENTS प्लस Q अमाउंट, दोनों को मिला के EQNTS, ठीक है। दैट इज ऑब्वियसली क्वांटाइजेशन का जो एरर है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं EQNTS। द प्रेडिक्शन फिल्टर इनपुट XNTS इज इक्वल्स टू XQNTS, जो है ये क्या हो जाएगा, मेरे प्रेडिक्शन फिल्टर का जो इनपुट हो जाएगा वो ऑब्वियसली मेरा हो जाएगा
एनटीएस जो है उसके साथ जो मेरा क्वांटिफायर का आउटपुट है वो मेरा ऐड हो जाएगा, तो इससे हम लोग ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। एंड नाउ as we know that the ENTS obviously जो मेरा एरर है वो कितना है, जो प्रीवियस था उसके बाद जो प्रेडिक्शन हुआ है दोनों का जो माइनस है वो है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है ये ऑब्वियसली इसको इधर उधर करके हम लोग ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। और अब दोनों का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, जो एक्स एंड टी एस है उसका वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे नीचे वाला इक्वेशन में, दैट इज इन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू एंड टी एस, एंड हेंस द क्वांटाइज्ड वर्जन ऑफ द सिग्नल एक्स क्यू एंड टी एस इज the sum of original sample values and quantization error. The quantization error can be positive or negative. Quantization का error जो है वो obviously या तो positive negative कुछ भी हो सकता है। And in case of DPCM receiver या फिर DPCM जो reconstructor है वहाँ पे ऑब्वियसली जो कुछ भी हम लोग ट्रांसमीटर एंड में करते हैं उसका एग्जैक्टली अपोजिट थिंग्स जो है उसको हम लोग को करना पड़ता है इन द रिसीवर साइड। तो रिसीवर साइड में पहले जो हम लोग एनकोडर यूज किए थे, लास्ट जो ब्लॉक था वो मेरा ट्रांसमीटर साइड में था मेरा एनकोडर, तो यहाँ पे मेरा जो लास्ट पहला ब्लॉक होगा वो होगा डिकोडर, और उसके बाद सेम वे में प्रेडिक्शन फिल्टर यूज करके जो मेरा वहां पे जो भी स्लाइड डिफरेंसेस था उसके साथ उसको हम लोग कंपैरिजन करके उसको नलीफाई करेंगे, और जो आउटपुट हमको मिलेगा वो मेरे को एक परफेक्ट आउटपुट मिलेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हम लोग को एक ओरिजिनल मैसेज सिग्नल का आउटपुट मिलेगा। तो देखो द decoder first reconstruct the quantized error signal from the incoming binary signal, the prediction filter output and the quantized error signal are summed up to give the quantized version of the original signal, and thus the signal at the receiver differs from actual signal by quantization error which is introduced permanently in the reconstructed signal। ठीक है, तो अब हम लोग को इसका एडवांटेजेस देखना है। तो एडवांटेजेस में हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि जो डिफरेंस रहता है बिटवीन द रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल और ओरिजिनल सिग्नल और प्रेडिक्टिव फिल्टर सिग्नल, तो इसीलिए जो क्वांटाइजेशन हम लोग को करना है या फिर जो भी एनकोडिंग हम लोग को करना है वो जो स्लाइड्स चेंज हो रहा है सैंपल्स के वैल्यूज में, वो जो स्लाइड चेंज हो रहा है खाली उसी अमाउंट का वोल्टेज का हम लोग को क्वांटाइजेशन करना होता है और एनकोडिंग करना होता है। एंड सेकेंडली दिस विल रिक्वायर लेस नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट देम, ऑब्वियसली बहुत थोड़ा चीजों के लिए होता है तो कम नंबर ऑफ बिट्स का जरूरत पड़ता है, एंड thus the signaling rate and bandwidth of a DPCM system will be less than that of PCM, और PCM जो है PCM से इसका जो बैंडविड्थ है और सिग्नलिंग का जो रेट है वो कम होता है ऑब्वियसली। So next we will discuss about our next topic, that is inter-symbol interference। और 10 मिनट टाइम ही और बचा हुआ है आई थिंक, एंड तो आज ये छोटा टॉपिक है इसको हम लोग थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम इंटर सिंबल इंटरफेरेंस क्या है, so in the communication system when the data is being transmitted in the form of pulses, the output produced at the receiver due to the other bits or symbol interferes with the output produced by the desired bit। तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या देखें, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, इसके नाम से हम लोग को क्या पता चलता है कि कुछ भी यहाँ पे क्या है, जो सिग्नल्स है सिग्नल्स में इंटरफेरेंस जनरेट हो रहा है।
और कहाँ पे जनरेट हो रहा है, दैट इज इंटर सिंबल, मीन्स जो मेरा हर एक बिट जिसको हम लोग सिंबल बोलते हैं, सिंबल्स के बीच में जब इंटरफेरेंस जनरेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। ओके, तो देखो इन द कम्युनिकेशन सिस्टम वही चीज यहीं पे भी बोला गया है कि इन कम्युनिकेशन सिस्टम व्हेन द डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, तो वो कहाँ पे हो रहा है मेरा पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। तो व्हेन द being transmitted in the form of pulses, the output produced at the receiver due to other bits or symbol interferes with the output procedure। तो मेरा आउटपुट जनरेट हो रहा है उसमें क्या है कि इंटरफेरेंसेस जनरेट हो रहा है, और यही जो इंटरफेरेंस सिंबल्स के बीच में जो इंटरफेरेंस जनरेट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। और इंटर सिंबल इंटरफेरेंस विल इंट्रोड्यूस एरर इन द रिजेक्टेड सिग्नल, और इसी के कारण क्या होता है कि एरर्स जनरेट होता है। तो ऑब्वियसली तो एरर जो मेरा जनरेट होता है और ये एरर मेरा अनवांटेड एरर है, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा जो सिग्नल है उस पे एरर्स आए, क्योंकि अगर एरर्स उसमें जनरेट हो जाएंगे तो उससे मेरा क्या हो जाएगा कि मेरा जो एरर जनरेट होने पे प्रॉपर्ली उस सिग्नल को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। So the inter-symbol interference arises due to the imperfection in the overall frequency response of the system। जो उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है उसी में जो चेंजेस आता है उसी के कारण मेरा क्या होता है कि इंटर-सिंबल इंटरफेरेंस जनरेट होता है। When a short pulse When a short pulse of duration TB second is transmitted through a band limited system, the frequency components contained in the input pulses are differentially attenuated and more importantly differentially delayed by the system। जो मेरा सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो मेरा अगर बहुत शॉर्ट पल्स है, मतलब बहुत छोटा पल्स है जिसका ड्यूरेशन बहुत कम है, जिसको और ये मिनिमम जो ड्यूरेशन है इसको हम लोग बोलते हैं टीबी सेकंड से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो और ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग जो ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को लेके यहाँ पे इन द कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग का जो डिस्कशन होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो भी मेरा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है सारा क्या है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज का सिग्नल है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बैंड लिमिटेड सिस्टम बोलते हैं। Then the frequency component contained in the input pulses are differentially attenuated and more importantly differentially delayed। तो इसमें क्या है कि उसमें differentially उसको delay होता है, and due to this the pulse appearing at the output of the system will be dispersed over an interval which is longer than the TB seconds। और इसके लिए जो डिले का इंट्रोडक्शन होता है और ये डिले का इंट्रोडक्शन होने के कारण जो उसका एक्चुअल टाइम इंटरवल है टीबी वो क्या हो जाता है ज्यादा, मतलब वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर जो मेरा जितना टाइम इंटरवल में होना था उतना टाइम इंटरवल में नहीं होके अगर वो एक्सटेंड हो जाता है तो या फिर थोड़ा फैल जाता है हम लोग बोल सकते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि उसका जो नियर बाय सिंबल्स होते हैं ड्यू टू दिस डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मतलब जो फैल जाना, ठीक है, उसका जो नियर बाय सिंबल्स होते हैं उस नियर बाय सिंबल्स में क्या है कि इंटरफेरेंस होता है एक दूसरे के साथ, ड्यू टू दिस डिस्पर्शन एक दूसरे के साथ वो मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, over the communication channel and this will result the inter-symbol interference। और यही मेन रीजन है इंटर-सिंबल इंटरफेरेंस का। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्चुअल जो इनपुट है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, बट अगर हम लोग देखेंगे सो ड्यू टू दिस डिस्पर्शन यहाँ पे क्या है कि ड्यूरेशन जो मेरा हो गया, जो मेरा टीबी इतना होना चाहिए था वो क्या हो गया उससे बहुत ज्यादा हो गया, इट्स लार्जर देन टीबी। और ये क्या है डिस्पर्स्ड
पल्स, जो वो फैल गया है थोड़ा बहुत पल्स, उसका जो साइड है, मतलब ये जो 0 से 1 तक ये जो शार्पली राइज हो रहा था वो नहीं होके धीरे धीरे राइज हो रहा है। तो ये जो डिस्पर्स सिग्नल है उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जा रहा है, जिसके कारण नियर बाई जो सिंबल्स है उसके साथ उसका इंटर सिंबल इंटरफेरेंस हो रहा है। एंड इन द अबव फिगर वी कैन सी द ट्रांसमीटर। सो इफेक्ट ऑफ इंटर सिंबल इंटरफेरेंस अगर हम लोग देखेंगे, ऑब्वियसली ये जो फेनोमेना है इसका कुछ कुछ इफेक्ट्स होगा। So first point is, in the absence of ISI and noise, the transmitted bit can be decoded correctly at the receiver. तो अगर मेरा इंटर सिंबल इंटरफेरेंस और नॉइज अगर नहीं होता है तो क्या है कि उसको हम लोग एक्चुअली में उसको डिकोड करके रिसीवर साइड में उसको हम लोग डिकोड कर सकते हैं। बट अगर उस पर इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का इफेक्ट है तो उसको डिकोड करना रिसीवर साइड में हम लोग के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। Second point, the presence of ISI will introduce error in the decision at the receiver output. Obviously, जो मेरा ये जो फेनोमेना है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का, इसके कारण मेरा क्या हो रहा है कि जो मेरा एरर्स है वो ज्यादा जनरेट हो रहा है, excuse me, and hence the receiver can make a error in deciding whether it has received a logic 1 और logic 0। इसीलिए जो मेरा डिसीजन मेकिंग सर्किट होता है वो डिसीजन मेकिंग सर्किट ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि ये जो सिचुएशन है जहाँ पे वो स्लोपिंग जनरेट हो रहा है उस सिचुएशन को क्या डिफाइन करे, उसको 0 डिफाइन करे या फिर 1, लॉजिक 0 डिफाइन करे या फिर लॉजिक 1 डिफाइन करे। तो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, व्हाट इज द रेमेडी टू रिड्यूस ISI। So first of all, it has been proved that the function which produced a 0 intersymbol interference is a sine function, sinc function। ठीक है, तो उसको एक दूसरे फंक्शन से उसको ये किया जाता है, and hence instead of a rectangular pulse we transmit the sine pulses। ठीक है, तो जो मेरा रेक्टेंगुलर पल्स की जगह पे हम लोग एक साइनोसॉइडल सिग्नल देते हैं, and since the pulse और उससे क्या होता है कि ऑब्वियसली वहां पे वो कंफ्यूजन नहीं रहता कि ये जो चेंजिंग फिनोमेना है जहाँ पे वो फैल चुका है, जहाँ पे सिग्नल का डिस्पर्शन हो चुका है, उस जगह में मेरा क्या हो रहा है, उस जगह में उसको लॉजिक 0 दे कि लॉजिक 1 दे। ये जो कंफ्यूजन होता था डिसीजन मेकिंग सर्किट, तो वो कंफ्यूजन मेरा दूर हो जाता है। And this is known as the Nyquist pulse shaping। इसको और एक नाम से जाना जाता है कि इसको हम लोग बोलते हैं Nyquist pulse shaping। And the sync pulse is transmitted to have a 0 ISI has been shown in the figure। तो यहाँ पे क्या है, जो मेरा स्क्वायर वेव के जगह हम लोग क्योंकि एक साइन वेव यूज करते हैं यहाँ पे, तो उसको एक आइडियल पल्स शेप दिया जाता है एट 0 ISI। जो मेरा जहाँ पे इंटर सिंबल इंटरफेरेंस 0 है उस जगह में क्या है कि साइन फंक्शन जो है या फिर जो साइनोसॉइडल सिग्नल हम लोग यूज करते हैं उसको एक प्रॉपर शेप दिया जाता है। एंड फर्दर वी नो दैट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए साइन पल्स इज अ रेक्टेंगुलर फंक्शन। और उसके बाद उसको फूरियर ट्रांसफॉर्म किया जाता है। हम लोगों को क्या पता है कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है एक साइनोसॉइडल वेव का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो मेरा होता है एक रेक्टेंगुलर फंक्शन। और ऑब्वियसली जो मेरा ओरिजिनल पल्स था वो एक रेक्टेंगुलर पल्स था, तो उसको अगर हम लोग पहले एक साइन फंक्शन के जगह करके उसके बाद उसको अगर हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का जो इफेक्ट है या फिर जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। Hence, to preserve the frequency component of the frequency response of the filter must be exactly flat in the pass band and 0 in the attenuation band। तो इसीलिए जहाँ पे बैंड को पास कराना होता है वो एग्जैक्टली फ्लैट होता है और जहाँ पे वो कुछ नहीं होता है उसको हम लोग यहाँ से इस तरीके से फ्लैट दिखा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं इस जगह पे कि
जैसे ये मेरा इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, एक्चुअली मेरे को ऐसा वाला चाहिए था, लेकिन ड्यू टू द इंटर सिंबल इंटरफेरेंस मेरा जो पल्स है वो ये शेप ले रहा है। तो मेन जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि ये वाला जो स्लोपिंग है, ये स्लोपिंग पोर्शन का, ऑल्दो ये ऐसा स्लोप नहीं था, तो ये जो स्लोपिंग पोर्शन है वो स्लोपिंग पोर्शन को वो क्या डिफाइन करे, 0 डिफाइन करे या फिर 1 डिफाइन करे। तो इसीलिए यहाँ पे एक टोसिंग फंक्शन दिया जाता है। टोसिंग फंक्शन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर वेव होता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस सिग्नल को हम लोग एक सिंक सिग्नल या फिर साइनसॉइडल सिग्नल से अगर डिफाइन करके उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो एट द आउटपुट ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्मर या फिर आफ्टर द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वी गेट दिस सिग्नल। ठीक है, तो ये सिग्नल जो हम लोग फाइनली, जो मेरा एक्चुअली इस सिग्नल को पाना चाहिए था, उसी सिग्नल को हम लोग पा सकते हैं आफ्टर द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो फाइनली वी कैन गेट दिस सिग्नल, जहां पे क्या है जो चेंजिंग हो रहा है, 0 से जो मेरा स्लोप पोर्शन है उसको 0 डिफाइन किया जा रहा है, और ऊपर का जो फ्लैट पोर्शन है उसको 1 डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, सो this is all about and this is the frequency response of the filter। जो मेरा ये फिल्टर है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का जो फिल्टर है वो है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि by this means we can overcome the problem of inter symbol interference। ओके, आज का क्लास का टाइमिंग भी अप हो चुका है, इट्स लेस देन 1 मिनट। सो अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज नोट डाउन, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्लास कभी भी कट सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन? ओके, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो यू ऑल मे लीव द क्लास। सो दिस